हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारा जो है चैप्टर नंबर 14 चल रहा था और हमारे जो है पशुओं के जो रोग हैं वो चल रहे थे। अब हम देखते हैं एंथ्रेक्स के बारे में। अगला जो हमारा रोग है वो क्या है? एंथ्रेक्स। अब यहाँ से किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो हम पूरा डिटेल से देखते हैं। चलिए, एंथ्रेक्स जिसे जहरी बुखार या तिल्ली रोग भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीनिट स्प्लीनिट फीवर। एंथ्रेक्स जिसे हम क्या कहते हैं? स्प्लीनिट फीवर कहते हैं, जिसे हम तिल्ली रोग या जहरी बुखार कहते हैं। ये ध्यान रखें। देखिए, जहरी बुखार हमने जो ब्लैक वाटर पढ़ा था वो जहरबाद था, जहरबाद, और ये है जहरी बुखार। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। यह एक एकाएक और तेजी से फैलने वाला रोग है जो एक लंबे क्षेत्र में फैलता है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी में फैलता है। संक्रमण फैलने का तरीका: संक्रमित चारे, पानी व मिट्टी के संपर्क में आने से। भाई, ये जो एंथ्रेक्स रोग है वो कैसे फैलता है? संक्रमित चारा, मिट्टी, पानी, इसके संपर्क में आने से। एंथ्रेक्स होता किससे है? ये ध्यान रखना है, ये जीवाणु से होता है। जो आगे लिखा हुआ है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो जीवाणु होता है, वो जीवाणु क्या है? जो चारा है, पानी है, मिट्टी में जो है रहता है। जैसे ही पशु चारा खाता है, पानी पीता है या मिट्टी के संपर्क में आता है तो यह रोग हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए, खून चूसने वाली मक्खी या मच्छर से जो संक्रमित खून को एक पशु से दूसरे पशु में पहुंचाते हैं। अब देखिए, मक्खी मच्छर, ये मक्खी मच्छर क्या करते हैं? ये जिस पशु में रोग हो रहा है, कोई पशु है जिसमें एंथ्रेक्स रोग हो रहा है, उस रोगी पशु के जाके बैठेंगे मक्खी मच्छर, वहां से खून चूसते हैं। जब खून चूसते हैं तो जो जीवाणु होता है, जीवाणु के जो स्पोर होते हैं वो इसके खून में, इनके खून में आ जाते हैं। फिर यही मक्खी मच्छर दूसरे स्वस्थ पशु को, दूसरे स्वस्थ पशु को जो है पशु से खून चूसते हैं। तो ये स्पोर जो रोगी पशु से आए थे, ये स्वस्थ पशु में चले जाते हैं और इससे क्या होता है? रोग फैल जाता है। तो रोगी पशु से क्या है भाई? रोगी पशु, और रोगी पशु से स्वस्थ स्वस्थ पशु। पहले मक्खी मच्छर इस पे बैठा, वही मक्खी मच्छर स्वस्थ पशु पे जाके खून चूसता है। तो जो स्पोर होते हैं वो मक्खी मच्छरों के खून में चले जाते हैं, फिर उनके खून से स्वस्थ पशु के खून में चले जाते हैं और रोग हो जाता है। ये सीधी सी बात है। फिर और उसके बाद तीसरा क्या कारण है? शरीर में होने वाले घाव या चोट के द्वारा, संक्रमित मनुष्य द्वारा। ये खास बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एंथ्रेक्स है, यह ऐसा रोग है जो पशुओं से, ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है और मनुष्य से पशुओं में फैलता है। ये खास बात याद रखना। यह एंथ्रेक्स ही एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है और मनुष्य से पशुओं में फैलता है। यदि किसी मनुष्य के एंथ्रेक्स रोग हो रहा है तो पशु के भी रोग हो जाएगा, और यदि पशु के एंथ्रेक्स रोग हो रहा है तो मनुष्य के भी हो जाएगा। इसलिए इसलिए इस रोग में कभी भी पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम नहीं करते। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा पशु का रोग है जिसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, पोस्टमार्टम का मतलब चीरा फाड़ी करना जो करते हैं ना भाई, कोई पोस्टमार्टम, इंसानों का आपने नाम सुना होगा कि पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो है सब मिलेगा, इस टाइप की जो बातें आपने सुनी होंगी। तो वो जो पोस्टमार्टम है वो इस रोग में नहीं करते हैं, है ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो रोग है वो पशुओं से मनुष्य में फैलने के चांसेस होते हैं, इसलिए इस रोग में पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए भाई, एंथ्रेक्स, जहरी बुखार या तिल्ली रोग, आगे बढ़ते हैं।
फिर उसके बाद जो है रोड कारक की बात करते हैं भाई। रोड कारक क्या है इसका? हाँ परफेक्ट, चलिए कोई नहीं। रोड कारक क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु द्वारा, ये खास बात है, किसके द्वारा हो रहा है? जीवाणु के द्वारा हो रहा है। जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। यह जीवाणु बीमार पशु के रक्त एवं ऊतकों, बाल, खाल, ऊन, शरीर से निकलने वाले सभी स्रावों में पाया जाता है। अब देखिए, ये जो रोड है, कौन सा रोड? एंथ्रेक्स रोड। किसके द्वारा फैल रहा है? जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। यह जो जीवाणु होता है वो बीमार पशु के रक्त और ऊतकों में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो जीवाणु होता है, कौन सा? बैसिलस एंथ्रेसिस। जो रोगी पशु होता है, उस रोगी पशु के जितने भी स्राव होते हैं, कुछ भी स्राव हो, जितनी भी ओपनिंग होती हैं, जितने भी स्राव होते हैं, चाहे वो गोबर हो, पेशाब हो या अन्य कोई भी कुछ भी हो, उस स्राव में, उन जितने भी स्राव हैं, सभी स्रावों में क्या रहता है? जीवाणु रहता है। किसमें? जो रोगी पशु है, किसमें भाई? रोगी पशु के स्रावों में क्या रहता है? जीवाणु रहता है। ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, ये लिखा है यह एक जेनेटिक बीमारी है। एक्चुअली क्या है? जूनेटिक है, ये जेनेटिक नहीं है, जूनेटिक बीमारी है, जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है। ये खास बात है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए, एक नंबर में आपसे अति लघुत्तरात्मक में प्रश्न आ सकता है, कौन सी बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैलती है? तो याद रखना है कौन सी है भाई? आपकी जो है एंथ्रेक्स। पशु की मृत्यु के बाद भी जीवाणु हवा, मिट्टी में सुरक्षा कवच बनाकर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब पशु की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद भी जो जीवाणु है वो जीवित रहता है। जीवाणु क्या करता है? कवच बना लेता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। बाद में यदि वो किसी स्वस्थ पशु के संपर्क में आता है वो जीवाणु, तो स्वस्थ पशु में रोग हो जाता है। फिर क्या लिखा है? देखो क्या क्या बात कही मैंने? पशु की मृत्यु के बाद भी ये जीवाणु हवा व मिट्टी में सुरक्षा कवच बनाकर कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल मौसम मिलने पर रोग फैलाते हैं, इसलिए इसे मिट्टी जनित रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी जनित रोग। एंथ्रेक्स को मिट्टी जनित रोग क्यों कहा गया है? क्योंकि जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में क्या पड़े रहते हैं? उस मिट्टी में जीवाणु रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? कवच बनाकर, कवच बनाकर सुरक्षित अवस्था में जो है पड़े रहते हैं। इसलिए जब पशु इस मिट्टी जिसमें ये जीवाणु है इसके संपर्क में आता है तो ये पशु में ये रोग हो जाता है। ये ध्यान रखें। फिर बात करते हैं प्रभावित अन्य की, वेरी इंपॉर्टेंट। याद करो हमने एंथ्रेक्स को क्या बोला? स्प्लीनिक फीवर, यानी कि प्लीहा ज्वर। तो याद करें, जब हमने प्लीहा ज्वर बोला है तो इस रोग में रक्त प्लीहा, ये देखिए रक्त प्लीहा, इसीलिए हमने इस रोग को क्या बोला है? प्लीहा ज्वर बोला है, स्प्लीनिक फीवर बोला है। प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीनिक। यह रोग, इस रोग में रक्त प्लीहा और शरीर के समस्त भारी ऊतक प्रभावित होते हैं। याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ सकता है कि किस रोग में रक्त प्लीहा प्रभावित होती है? एंथ्रेक्स रोग में। कौन सा रोग? मनुष्य से जानवरों में, जानवरों से मनुष्य में फैलता है, एंथ्रेक्स। कौन सा रोग? जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है, एंथ्रेक्स। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाइए रोग के लक्षण। अब क्या क्या रोग के लक्षण हैं देख लेते हैं। मुंह, नाक, गुदा से झागदार काला खून निकलना। जितनी भी ओपनिंग होती है पशु के शरीर पर, जितनी भी ओपनिंग होती हैं, जितने भी द्वार होते हैं, उन सभी द्वारों से स्राव निकलता है। ये एंथ्रेक्स रोग के लक्षण हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? मुंह, नाक और गुदा से
झागदार काला खून निकलना, शरीर का तापमान 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाना, बीमार भेड़ों के पैर फूले हुए, सांस लेने में तकलीफ, जमीन पर आड़ी पड़ी हुई दांत किटकिटाती हैं। भेड़ों के साथ ये बड़ी अत्याचार होता है। जब ये भेड़ों में ये रोग हो जाता है तब बड़ा दिक्कत आता है। एंथ्रेक्स रोग को बुल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल सॉर्टर डिजीज। क्योंकि ये जो रोग होता है वो जो ऊन का कार्य करने वाले, ऊन का जो कार्य करने वाले जो सिरमेट होते हैं उनमें भी ये रोग हो जाता है। क्योंकि ऊन पर क्या रहता है? जीवाणु। कई बार जो पशुओं की जो जैसे भेड़ है, भेड़ की जो ऊन होती है, भेड़ की ऊन कतरी जाती है, भेड़ की ऊन को काट के यूज किया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, तो उस ऊन पर भी कई बार जीवाणु उपस्थित रहता है। तो जब ऊन का कार्य करने वाले जो सिरमेट होते हैं उनमें भी ये रोग देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको बुल सॉर्टर डिजीज भी कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कभी कभी जीव गला अगले पैरों में सूजन आ जाती है, अंत में खूनी दस्त का होना, और गर्भित पशुओं में गर्भपात का होना। जो गर्भित पशु हैं उनमें गर्भपात भी हो जाता है एंथ्रेक्स रोग होने से। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंथ्रेक्स रोग के 4 लक्षण लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, उपचार को देख लेते हैं क्या क्या उपचार है। देखिए, सल्फामिडीन का इंजेक्शन देना है, 10 ml अंतःशिरा पशु चिकित्सक से लगवाएं। इंजेक्शन डेटसोना देना है। बुखार और दर्द के लिए इंजेक्शन टाइसिन याद रखना है। तो आपको ये इंजेक्शन के नाम याद रखने हैं कि भाई उपचार में क्या क्या देते हैं, यदि रोग हो गया है तो क्या क्या देना है। अब आ जाते हैं रोग के बचाव। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्रति वर्ष जून माह में एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। अब क्वेश्चन आपका एक और बन जाता है, एक और क्या बन जाता है, एग्जामिनर ऐसे दे देता है कि बताइए स्पोर वैक्सीन किस में लगाई जाती है। क्या है? स्पोर वैक्सीन किस रोग के बचाव के लिए लगाई जाती है। तो स्पोर वैक्सीन जो है एंथ्रेक्स रोग के बचाव के लिए लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? ये जून माह में लगाई जाती है। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है मृत पशु को बिना खाल उतारे जमीन में 5 फीट गहराई में डाल दें। याद रखें, यदि कोई पशु एंथ्रेक्स रोग की वजह से मर गया है तो उसकी खाल नहीं उतारनी है, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं करना है, सीधे के सीधे बिना खाल उतारे क्या है, जमीन में डाल दो। सभी श्रावों और व आसपास की मिट्टी को जला दें। जिस पशु के वो रोग हुआ है उस पशु के चारों तरफ जो भी मिट्टी या जो भी चीजें उससे उसमें स्पोर जो रहेंगे उनको मारना है अपने को, है ना। तो बाकी के जो श्राव हैं उनको आसपास को जला दें, ऐसा इसमें लिखा गया है। मृत पशु के रहने की जगह की सफाई फिनाइल से करें। जहां पर वो पशु रहता था, जो बीमार पशु जहां पर जिस स्थान पर रहता था उस स्थान की फिनाइल से सफाई करें। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से तुरंत अलग करें। जैसे ही आपको पता चल गया कि भैया इस पशु के एंथ्रेक्स हो गया है, आप क्या करो, तुरंत उस पशु को अलग कर दो ताकि वो रोग स्वस्थ पशुओं में ना फैल पाए। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलो लिखो इसे। बहुत ईजी वे में आपको मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को। चलिए भाई फिर आ जाते हैं हमारा डल ढोंटू, हमारा क्या पशुओं के डल ढोंटू रोग पे आ जाते हैं। चलिए, डल ढोंटू जिसे हीमोराजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, शॉर्ट में इसे HSV कहते हैं। यह गाय भैंसों भेड़ों में होने वाला भयंकर जीवाणु जनित, ये भी याद रखें, किसके द्वारा होता है डल ढोंटू? जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु जनित है। एक बार लक्षण
प्रकट होने पर मृत्यु दर 80 से 90% तक रहती है। यानी कि ये मान लेना कि 100 पशुओं में अगर गलघोंटू हो गया, ये मान लेना इसमें से 80 से 90 पशु क्या होंगे, वो मर जाएंगे। यानी कि मृत्यु दर कितनी है, 80 से 90%। यह रोग प्राय बरसात के मौसम में अधिक होता है। कम उम्र 6 माह से 2 वर्ष तक के पशु में अधिक होता है। एक तो बरसात के मौसम में ये सबसे ज्यादा होता है, और कम उम्र का जो पशु है 6 माह से 2 वर्ष तक, उसमें अधिक होता है। लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद भी गलघोंटू रोग की संभावना रहती है। इसी कारण इसे सिपिन फीवर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लंबी दूरी तक यात्रा करने के बाद, इसका तात्पर्य क्या है कि जब क्लाइमेट चेंज कर दिया जाए, तो भी गलघोंटू रोग होने की संभावना रहती है ना। तो इसलिए जो है ध्यान रखें, इसको हमने सिपिन फीवर कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है और आएगा आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन आएगा, सिपिन फीवर किस रोग का अन्य नाम है। सिपिन फीवर गलघोंटू रोग का अन्य नाम है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसको लिखिए अच्छे से। चलो फिर आ जाइए, संक्रमण फैलने का तरीका। अब यहां पर थोड़ा सा ज्यादा विस्तार से दिया हुआ है कि जो गलघोंटू रोग है वो कैसे कैसे पशु में फैल सकता है, कैसे किस प्रकार से जो स्वस्थ पशु है वो रोगी हो जाएगा। देख लेते हैं। यह रोगजनक जीवाणुओं के पाचन नाल, श्वास नाल, त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने से फैलता है। जो ये जीवाणु है, या तो पशु की पाचन नाल में चला जाएगा, या श्वास नाल से चला जाएगा, या त्वचा पर कोई घाव हो रहा है, उस त्वचा के माध्यम से शरीर में चला जाता है। यह जीवाणु किस किस के माध्यम से जाता है? हो सकता है जीवाणु पाचन नाल के माध्यम से गया हो सकता है जीवाणु श्वास नाल के माध्यम से चला जाता है, हो सकता है त्वचा पर कोई घाव हो रहा है तो उसके माध्यम से भी जीवाणु प्रवेश कर जाता है। फिर उसके बाद देखिए, प्रवेश करने पर क्या हो गया, रोग उत्पन्न हो गया। अब रोग उत्पन्न हो गया तो क्या आगे क्या लिखा है, रोगी के लार में भारी संख्या में जीवाणु उपस्थित होते हैं। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, पशु में रोग उत्पन्न हो गया। जिस पशु में रोग उत्पन्न हुआ है उस पशु की जो लार होती है, उस लार में भारी संख्या में क्या होते हैं, जीवाणु उपस्थित होते हैं। कौन सा जीवाणु? वह जीवाणु जो गलघोंटू उत्पन्न करता है। वह जीवाणु किस में रहता है? रोगी पशु की लार में रहता है, और वो भी भारी संख्या में रहता है, जो विभिन्न माध्यमों से संक्रमण फैलाने का कार्य करता है। और वो फिर से और रोग फैलाता है। फिर आगे आ जाइए, देखिए, खून चूसने वाली मक्खी मच्छरों से जो संक्रमित पशु का खून चूसकर स्वस्थ पशु का खून चूसते हैं, है ना। सबसे पहले मक्खी मच्छर क्या है, रोगी पशु का खून चूसते हैं। वही मक्खी मच्छर स्वस्थ पशु का खून चूसते हैं। तो स्वस्थ पशु का जब खून चूसते हैं तो जो जीवाणु होते हैं वो स्वस्थ पशु में चले जाते हैं, और स्वस्थ पशु में क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है भाई, यहां तक ऐसे हो जाता है। और देखो तीसरा क्या है, रोगी पशु के दूषित चारे। जो रोगी पशु है उसका दूषित चारा पानी, श्राव आदि के संपर्क में आने से, यदि कोई पशु ऐसे पशु के संपर्क में आ चुका है जिसमें रोग है, जिसमें गलघोंटू रोग हो रहा है, और रोगी पशु ने जिस जगह पर चारा खाया उसी जगह पर चारा स्वस्थ पशु खा लेता है तो भी रोग हो जाता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि मैंने क्या बताया, रोगी की लार में भारी संख्या में जीवाणु होते हैं, और लार किस पे आ जाती है, चारे पे आ जाती है। चारा दूषित हो जाता है, उस दूषित चारे को यदि स्वस्थ पशु खा ले तो भैया रोग हो जाता है। ये जीवाणु शरीर में प्रवेश कर, अब ध्यान से सुनना, ये जीवाणु क्या करेगा, पशु के शरीर में प्रवेश कर क्या उत्पन्न करेगा, जहर पैदा करता है, जिसके कारण सारे शरीर में टॉर्मिया हो जाता है। टॉर्मिया का मतलब
अंदर ही अंदर सूजन आ जाती है। ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है, जब ये जीवाणु पशु के शरीर में अंदर प्रवेश कर गया, प्रवेश करने से क्या होगा, पशु के शरीर के अंदर जहर पैदा होगा, और जहर पैदा होने से क्या होगा, जहर पैदा होने से टॉर्मिया हो जाएगा, और जो मृत्यु का मुख्य कारण है। टॉर्मिया का मतलब क्या है, शरीर में अंदर आंतरिक सूजन आना, शरीर में अंदर सूजन आ जाती है। सूजन आने से क्या होता है, सूजन गले तक पहुंच जाती है, और गले पर भी सूजन आ जाती है, अंदर गले में सूजन आ जाती है, और सूजन अंदर गले में जब पहुंच जाती है तो सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, पशु घर घर की आवाज आती है ना, तो गला घुट जाता है। क्यों घुटा गला, क्योंकि जहर पैदा हुआ, और जहर ने क्या किया, जहर ने टॉर्मिया किया, अंदर ही अंदर सूजन पैदा की। सूजन की वजह से क्या हुआ, पशु का गला घुट गया, और गला घुटने से मौत हो गई पशु की। ये होता है इसमें। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। रोग कारक, अब देख लेते हैं रोग कारक। इस रोग को निम्न जीवाणु फैलाते हैं। पास्चुरेला बॉबीसेप्टिका जो गायों में फैलाता है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गायों में कौन सा रोग कारक है जो गायों में गलघोंटू पैदा करता है। पास्चुरेला बॉबीसेप्टिका है, पास्चुरेला बोवेलीसेप्टिका भैंसों में, पास्चुरेला ओविस भेड़ बकरी में। ये ध्यान रखना है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। वेरी इंपॉर्टेंट तो सभी है। अब प्रभावित अंग, कि भैया अगर ये रोग हो गया पशु में तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, देख लेते हैं। अब देखिए, जीवाणु जब शरीर में अंदर प्रवेश कर रहा था तो क्या बना था, विष बना था। तो विष बनने के कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि भैया जीवाणु शरीर में जब प्रवेश करता है तो जहर पैदा करता है, यानी कि विष पैदा करता है। यही बात यहां पर बोली है कि विष बनने के कारण पूरा शरीर ही प्रभावित होता है। विष बनने के कारण क्या होता है, पूरा शरीर ही प्रभावित होता है। परंतु फिर भी बात इसमें बोली, परंतु मुख्य रूप से श्वसन नाल प्रभावित होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। वैसे तो इस रोग में पूरा शरीर प्रभावित है, लेकिन यदि किसी एक अंग की बात करें तो श्वसन नाल, सांस की नली सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, और इसीलिए दम घुट जाती है, पशु मर जाता है। देखिए और आगे क्या लिखा है, गले में सूजन आ जाती है जिससे पशु को सांस लेने में तकलीफ होती है, और ढर ढर की आवाज आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस रोग में ढर ढर की आवाज आती है, गलघोंटू रोग में। कौन से रोग में, गलघोंटू रोग में ढर ढर की आवाज आती है। क्लियर है, तो गलघोंटू रोग में कौन सा जो है अंग प्रभावित होता है, श्वसन नाल। गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ढर ढर की आवाज आती है। ये ध्यान रखना है। ये गायों में पास्चुरेला बॉबीसेप्टिका, भैंसों में पास्चुरेला बोवेलीसेप्टिका की वजह से, भेड़ बकरी में पास्चुरेला ओविस की वजह से यह रोग होता है। चलो भाई आगे बढ़े, चलो रोग के लक्षण। क्या क्या रोग के लक्षण हैं, वही तापमान, तेज बुखार, शरीर में टपटपाहट होने से पशु एक दिन में ही मर जाता है ना। इसमें क्या है, पशु एक दिन में ही मर जाता है। फिर उसके बाद आ जाइए, गले के नीचे व अगले पैरों के बीच में गर्म व कठोर सूजन का आना। जो गला होता है ना, गले के नीचे जो है सूजन आ जाती है पशु के, और जो अगले पैर होते हैं उनके अगले पैरों में भी सूजन आ जाती है। तीसरा क्या है, सांस लेने में, अभी मैंने क्या बताया था कि श्वसन नाल प्रभावित होती है इस रोग में। तो श्वसन नाल तो मतलब सांस लेने में तकलीफ होगी। तो देखिए, सांस लेने में तकलीफ होने से ढर ढर की आवाज आती है। क्या आती है, ढर ढर की आवाज आना, मुंह नाक से स्राव निकलना। इसके अलावा और देखिए, आंखें लाल, आंखें एकदम कैसी होती है, लाल हो जाती है, तुरंत लाल हो जाती है, सूज जाती हैं आंखें,
फिर उसके बाद पांचवा क्या है, अंत में पशु का दम घुटने से बेचारा पशु मर जाता है। दम क्यों घुटी? क्योंकि उसका जो गला है, गले में अंदर सूजन आ रही और दम घुट गया बेचारे का, पशु मर गया। बताओ जरा। चलो भाई क्या कर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें से क्वेश्चन लिखने को आए, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उपचार देख लेते हैं। उपचार क्या है? सल्फामिडीन। सल्फामिडीन, अब ये भली मत लिखना, सल्फामिडीन अंतःशिरा इंजेक्शन प्रति 6 घंटे में 2 दिन तक आपको देना है। सल्फामिडीन का इंजेक्शन 6 घंटे में देना है, 2 दिन तक देना है। सूजन रोकने के लिए प्रेडनी सोलोन देना है और अंतपेशी देना है, पेशी के अंदर देना है। दर्द के लिए नेमोवेट का इंजेक्शन देना है। डेट्सोना का भी इंजेक्शन आप दे सकते हो। इस रोग के बचाव के लिए, उपचार के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का अंतःपेशी इंजेक्शन। तो अगर किसी भी रोग का उपचार आ जाए तो आप तो क्या 5-7 नाम याद रख लो। एक तो सल्फामिडीन, ये बहुत आता है, सल्फामिडीन, डेट्सोना, है ना, ये 2-4 जो है आप नाम याद रख लो और 2-4 वही नाम सब में करके आ जाना यदि उपचार पूछे तो। ध्यान रखना है उपचार में हमें क्या बतानी है, दवाइयों के नाम बताने, डेट्सोना, है ना, सल्फामिडीन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, है ना, इसके अलावा प्रेडनिसोलोन, नेमोवेट, ये कुछ दवाइयों के आपको क्या करने, नाम याद रखने हैं। क्लियर है? चलो फिर आ जाइए, क्या है, रोग का नियंत्रण। प्रति वर्ष बरसात से पूर्व मई जून माह में HS का टीका लगाएं। देखिए यहां पर टीका कब लगाना है? प्रति वर्ष बरसात से पूर्व मई जून माह में, है ना, तो याद रखना है भाई, टीका कब लगाना है? मई जून माह में। और देखिए पशु में पहला HS का टीका 6 माह की आयु में लगाएं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि HS का पहला टीका, HS मतलब हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया, यानी कि डल ढोंटू का जो पहला टीका है वो कब लगाते हैं? तो याद रखना है 6 माह की आयु पर। और देखिए HS का टीका 5 ml अंतत्वची इंजेक्शन ये लगाएं। HS प्लस BQ यानी कि ब्लैक वाटर का संयुक्त टीका भी आप लगा सकते हैं। HS, BQ और FMD तीन का टीका भी आप जो है अंतत्वचीय लगा सकते हैं। और ये कब लगाने हैं? मई जून माह में। या तो आप भाई अकेला, देखिए हम क्या कर रहे हैं, रोग का नियंत्रण कर रहे हैं, रोग का बचाव, रोग से बचाव। तो रोग से अपने को बचाव करना है, या तो आप HS का अकेला टीका लगा दो, नहीं लगा रहे हो तो BQ के साथ मिला के लगा दो। और क्या है, BQ और FMD के साथ मिला के लगा दो। लेकिन लगाना कब है? मई जून माह में लगाना है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए टीका कब लगा रहे हम, डल ढोंटू का टीका मई जून माह में। फिर उसके बाद क्या है, मृत पशु को गाड़ दें, जला दें। स्वस्थ व बीमार पशुओं को अलग अलग रखें। बीमार पशुओं को दूषित चारे और शराब आदि को जला दें। बीमार पशु है ना, उसका जो भी दूषित चारा है, उसके जो श्राव हैं उनको जला दे। ये भैया बचाव है ना, ताकि ऐसा करेंगे तो रोग उत्पन्न होगा नहीं स्वस्थ पशु में। क्लियर है भैया तक? चलिए ये ध्यान रखना है। चलो लिखो फिर आगे। हाँ ये हम देखेंगे, थनैला बाद में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। क्लास कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें। आपके जितने भी 12वीं क्लास के साथी हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी साथियों से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उन सभी साथियों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करवाओगे, लाइक करवाओगे, शेयर करवाओगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपके लिए बेहतर मेहनत करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।